हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लाइट चैप्टर का 6th पार्ट, जिसमें हमने लास्ट क्लास पढ़ा था रिफ्रैक्शन क्या होता है। उससे पहले हम पढ़ चुके रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके सारी चीज हम कर चुके कंप्लीट। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के लॉ। तो सबसे पहले आज जो आता है हमारे पास वो आता है सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो चलिए बात करते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहले अगर बात की जाए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखिए, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था हमारे पास, दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, इसी तरह के रिफ्रैक्शन के भी हमारे पास दो लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा सेम रहता है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, बट सेकंड लॉ में हमारा थोड़ा चेंज आता है। तो एक एक करके हम दोनों लॉ देखेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये क्या कहता है? ये कहता है द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे lie on the same point in same plane। मतलब क्या है कि आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो या रिफ्रैक्टेड रे हो, सारी की सारी सेम प्लेन में लाई करती हैं, जैसा कि हम देख चुके थे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास ये क्या होता है, हमारा इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस। ये इंटरफेस था हमारा। ठीक है, यहां से एक लाइट रे आई, टकराई, और रिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट रे अंदर जाती है, दैट इज मीडियम 1, मीडियम 2। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पढ़ चुके हम। ठीक है, अब ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, इस पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, यानी ये क्या हो रहा है, सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तीनों के तीनों क्या होगा, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। दैट इज नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ऑल लाई ऑन द सेम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। चलिए अब सेकंड लॉ पे बढ़ते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो हमारा सेम वैसा एज इट इज था जैसा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में था। अगर बात की जाए सेकंड लॉ की, टेक सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको एक बार समझते हैं। ठीक है ना, ये कहता है हमारा कि द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट दैट द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of refraction, for any two medium, is always constant, and this is known as refractive index। ठीक है, क्या कहते हैं, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of refraction for any two media is always constant, this is known as refractive index। अब इसकी बात समझते हैं एक बार, क्या कहना चाहता है। देखिए, अभी आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन समझते एक बार क्या कह रहा है। कह रहा है मान लीजिए ये इंटरफेस है आपका, एक लाइट रे आई और ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होके इस मीडियम में चली गई। दिस इज नोन एज एंगल आई, दिस इज नोन एज एंगल आर, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2।
ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमें रेशियो लेना है किसका, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो साइन मतलब साइन थीटा, ठीक है, तो साइन आई इंसिडेंस एंगल का रेशियो लेना किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी साइन आर से साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, और ये वैल्यू हमेशा कैसे होगी, कांस्टेंट होगी। और इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं हम बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आती, हमारे स्कूल में नहीं हुई, बेटा डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, इसके अलावा कहीं यूज नहीं होने वाला है फिलहाल, ठीक है। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये रखना है, ठीक है। अब बात की जाए अगर मैं इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है वो होता है म्यू, जो बेसिकली होता है, अब 10th क्लास के एनसीईआरटी में एन भी रखा है तो आप एन भी यूज कर सकते हो, कोई मना नहीं है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं लिखूं 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। इस सिंबल का मतलब समझते हैं, इसका मतलब है कि फर्स्ट मीडियम से लाइट रे मूव कर रही है सेकंड मीडियम में, कहां पर, सेकंड मीडियम में, ठीक है। तो 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, और इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू। अब बात आएगी सर कांस्टेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो हर चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, तो कुछ ऐसा समझते मान लो मैं बोलता हूं अगर लाइट रे एयर से गिलास में जा रही है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.33 है, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, मतलब कि साइन आई बाय साइन आर को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1.33 आएगा, ठीक है। अब मैं इस चीज को चेंज करता हूं, मैंने बोला नहीं सर ये लाइट रे एयर से ग्लास में नहीं, एयर से वाटर में जा रही है, लाइट रे कहां जा रही है, एयर टू वाटर, तो बोलते इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो है वो 1.66 है, ठीक है। अब यहां समझो एक बात, ये दो मीडियम अलग थे, ये दो मीडियम अलग है, ठीक है, बट वैल्यू जो है ये जो 1.33 आया और ये 1.66 आया, मैं चाहे 1000 बार एक्सपेरिमेंट कर लूं चाहे 1 लाख बार एक्सपेरिमेंट कर लूं, ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी इन दो मीडियम के लिए हमेशा। एयर से वाटर जब भी जाएगा, चाहे मैं एक्सपेरिमेंट प्रूव करूं या आप करो, आंसर हमेशा 1.66 आएगा। ऐसे जब एयर टू ग्लास जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हमेशा कितना रहेगा, 1.33 रहेगा। तो उसने यही बात बोली बेटा, ध्यान सुनो, उसने क्या बोला, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर एनी टू मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है, इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी। ये 1.66 से कभी 1.67 नहीं होगा, 1.68 नहीं होगा या 1.65 नहीं होगा, कभी भी ये हमेशा कितना रहेगा, 1.66। कब, जब हमेशा लाइट कहां से मूव करेगी, एयर टू वाटर मूव करेगी, हमेशा लाइट एयर टू वाटर मूव करेगी, तो ये म्यू हमेशा 1.66 रहने वाला है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, याद रखना है, ठीक है ना। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो मैंने म्यू लिख के छोड़ दिया यहाँ पे, बट म्यू गलत है, म्यू गलत है, मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा लाइट कहां से कहां जा रही है, क्या पता गिलास से एयर में जा रही हो सकता है ऐसा, और एयर टू गिलास हो, ठीक है, दोनों चीज हो सकती है। तो पहले कहां पे लाइट, एयर में, और फिर कहां पहुंचेगी, ग्लास में, तो इसे क्या लिखेंगे, एयर टू ग्लास। ऐसे अगर यहां लिखना चाहूं तो एयर टू वाटर, कोई पहले वो मीडियम लिखा जाएगा जिसमें लाइट रे थी, और फिर वो मीडियम जिसमें लाइट रे चली गई, ठीक है, सेम जहां पर लाइट थी और जहां पर लाइट चली गई, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सारी की सारी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या बेसिकली, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या केस बनता है। लास्ट क्लास में आपको एक चीज समझाई थी कि मान लीजिए एक रूम है, बहुत बड़ा एक रूम है, एक बहुत बड़ा रूम है, और इस रूम के अंदर एक ही स्टूडेंट बैठा हुआ है और एक आप हो, ठीक है। आपको बोले इस रूम में दौड़ कर दिखाओ, तो बड़े आराम से दौड़ लोगे क्योंकि एक ही स्टूडेंट है और रूम बहुत बड़ा है। लेकिन अगर इसी रूम में 50 बच्चे बिठा दूं, अगर मैं इसी रूम में 50 बच्चे बिठा दूं तो क्या होगा बताइए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, आप तेज दौड़ पाएंगे? आंसर है नहीं सर, हम तेज नहीं दौड़, तो आप बोलेंगे सर हम तेज नहीं दौड़ पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ बेटा वो किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम दो पार्ट में बोल सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कम, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कम, लेस है, तो मीडियम है रेयर, और अगर ज्यादा है, लार्ज है, तो उसको बोल सकते हैं डेंस। ठीक है ना? तो एक सिंपल बात आती है, जितना ज्यादा डेंस होगा मीडियम, जितना ज्यादा डेंस होगा मीडियम, उतना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, ध्यान सुना क्या बोल रहा हूं, जितना ज्यादा डेंस होगा, जितना ज्यादा डेंस होगा मीडियम, उतना ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सिलिकॉन का, कितना होता है? इट इज 4.01, और सबसे कम अगर बात की जाए तो वैक्यूम कितना होता है? 1। ठीक है, ये आज तक पूछा नहीं गया, बट याद रखना कि सिलिकॉन का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 4.01, और सबसे कम किसका होगा? वैक्यूम का कितना होगा? 1। और अगर एयर की बात की जाए अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है, इसलिए हम वैक्यूम और एयर को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। एयर का जो होता है हमारा वो होता है 1.003, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं आता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अच्छा, इस लॉ को बोलते हैं, इस लॉ को और भी बोलते हैं, दिस लॉ इज नोन एज, दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये भी हो जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कहते हैं डिफाइन स्नेल्स लॉ या स्टेट स्नेल्स लॉ। यही डेफिनेशन है स्नेल्स लॉ की, यही पूरा क्या स्नेल्स लॉ है, यही सब कुछ क्या स्नेल्स लॉ है, और कुछ भी नहीं है स्नेल्स लॉ। ठीक है ना? स्नेल्स लॉ अगर बोलते हैं डिफाइन करो तो सिंपल है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर एनी टू मीडिया इज कांस्टेंट, इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, चलिए यहां पर इतनी बात खत्म हो गई। हमें पता लग गया किसी भी दो मीडियम के लिए हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बेटा? कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कभी भी चेंज नहीं आने वाला। अगर दो मीडियम की बात करते हैं, सेम मीडियम की, ठीक है, चाहे मैं एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर लूं, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही आएगा, उससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो फर्स्ट आता है हमारा इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in medium। ध्यान से समझना एक बात, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बात आती है सर हमने यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्यों बोला? स्पीड ऑफ लाइट क्यों बोला? क्यों? अरे स्पीड ऑफ लाइट को सी से नोट करते हैं, वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। बात है सर हमने स्पीड ऑफ लाइट क्यों बोला? तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट को हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट हर एक जगह पे कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू है। चाहे मैं अर्थ की बात करूं, चाहे जुपिटर की, चाहे मार्स की, हर जगह पर स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसकी वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करती, इसलिए हम ज्यादा क्या यूज करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। हम बाकी भी यूज कर सकते हैं बट उन सबकी वैल्यूज वेरी करती है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। अब यहाँ पर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक लाइट रे थी जो कि वैक्यूम से आ रही थी। कहाँ आ रही थी? वैक्यूम से। अच्छा एक बात, वैक्यूम से आ रही है, वैक्यूम का मतलब एक ऐसा मीडियम जहां पर नो पार्टिकल, कोई पार्टिकल नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बोला था एक क्लास है, उसके अंदर एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और एक आप हो, दौड़ के बताओ क्या होगा, है ना? तब बोलो पूरी स्पीड से दौड़ सकते, जितनी मेरी मैक्सिमम कैपेबिलिटी है मैं उतनी स्पीड से दौड़ूंगा। लेकिन अगर मैं इस बच्चे को बैठा दूं तो भाई आप खुल्लम खुल्ला दौड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इस टाइम पे वैक्यूम में जो स्पीड होगी लाइट की वो मैक्सिमम होगी। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। अब ये लाइट रे एक मीडियम में चलेगी, मीडियम कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, ये वैक्यूम है लेकिन, ठीक है, मैंने बताया वाटर के अंदर चली गई लाइट रे। अब नॉर्मल क्या है, यहां पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और ये कहां गई? वाटर के अंदर। वाटर के अंदर यानी पार्टिकल्स होंगे, यानी बच्चे बढ़ गए क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर अगर बच्चे बढ़ गए तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना? तो यहाँ पर यही चीज है कि भाई एक लाइट रे वैक्यूम से आई और किस में चलेगी? दूसरे मीडियम में। अब मीडियम दूसरा आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने वाटर लिया, आप ग्लास लो, एयर लो, कुछ भी लो, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है।
ठीक है। बट याद रखना कि वैक्यूम में हमेशा स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट मैक्सिमम होती है, कांस्टेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि भाई कोई पार्टिकल ही नहीं है जो उसको रोक सके स्पीड को, ठीक है। स्पीड को रोकने के लिए कोई पार्टिकल होगा तो स्पीड कम होगी। जैसे किसके केस में हो रहा है? वाटर केस में। जब पार्टिकल यहाँ एंटर कर गया तो यहाँ पार्टिकल्स आ गए, जब लाइट रे यहाँ एंटर कर गई तो क्या हो गया? पार्टिकल्स आ गए, स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। चलिए अब मैं इसको दिखाता हूँ कैसे, एक बार देखते हो कि मान लेते हैं हमारे पास इफेक्टिव इंडेक्स जो आया वो आया म्यू इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय वी। अब इस फॉर्मूले का मतलब कि भाई साहब यहाँ पर लाइट रे आ रही थी, यहाँ पर इसकी मैक्सिमम स्पीड है सी, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किया, लाइट रे अंदर गई, यहाँ वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ है? म्यू इक्वल टू सी बाय वी, ठीक है। जहाँ पर c हमेशा क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए ये तो क्या वैक्यूम के केस में। अब मान लेते हैं कि अगर वैक्यूम नहीं है, अगर वैक्यूम नहीं है, मान लेते हैं वैक्यूम नहीं है, ठीक है। तो व्हेन लाइट रे travels from one medium to another medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। When light ray travels from one medium to another medium, मतलब कि अब वैक्यूम से नहीं आ रहा, किसी और मीडियम से आ रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ पर ये मीडियम फर्स्ट है हमारा और यहाँ पर ये एयर है। यहाँ से एक लाइट रे आई, ये नॉर्मल ड्रॉ किया और लाइट रे दूसरे मीडियम में चली गई, दिस इज वाटर मीडियम 2। क्या दोनों जगह पे स्पीड सेम होगी? अगर बात करें कि दोनों जगह पे स्पीड सेम होगी तो आप लोगों ने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है, आपको एक छोटी सी बात समझ आती है कि भाई सॉलिड हो, फिर लिक्विड और फिर गैस। गैस में सबसे कम पार्टिकल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल लेस, या दूर दूर बोल सकते हैं। इससे ज्यादा किसमें होंगे? लिक्विड में। इससे ज्यादा किसमें होंगे? सॉलिड में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? स्पीड कम हो जाती है। तो अब मुझे बताइए कि जब मैं एयर से वाटर में गिरा तो मेरे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए। यहां पर अगर 10 पार्टिकल थे दूर दूर और यहां पर 10 पार्टिकल है पास पास, तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो इस वाले मीडियम में v1 स्पीड है और इस वाले मीडियम में v2 स्पीड है, ठीक है। मान लेते हैं कि इस वाले मीडियम में v1 स्पीड है, इस वाले मीडियम में v2 स्पीड है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा? म्यू आएगा वेलोसिटी मीडियम फर्स्ट, वेलोसिटी इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम सेकंड, ये आने वाला बेटा, ठीक है। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आया बनके? म्यू इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2, और यहाँ पे लिखो 1 से 2, यानी मीडियम सेकंड से कहाँ जा रहा है? मीडियम फर्स्ट में जा रहा है, ठीक है। मीडियम सेकंड से कहाँ जा रहा है? मीडियम फर्स्ट में जा रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को कि मान लो ये लाइट रे, मान लो ये लाइट रे मीडियम सेकंड से मीडियम फर्स्ट में जा रही है, मीडियम सेकंड से मीडियम फर्स्ट में जा रही है, यानी कि कुछ ऐसे। देखो एरो जाना ना, मैंने पहले एरो से बनाया, यानी मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, अब मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रही है। तो अब इसकी वेलोसिटी क्या लिखी जाएगी? तो इसका लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिखा जाएगा म्यू इक्वल टू फर्स्ट वेलोसिटी, कहां से लाइट रे आ रही है? सेकंड मीडियम से, वेलोसिटी इन मीडियम सेकंड डिवाइड बाय वेलोसिटी इन मीडियम फर्स्ट, ये लिखा जाएगा बेटा। चलिए म्यू जो आया बनके वो आया v2 बाय v1, और यहाँ पर कौन से मीडियम से? सेकंड से कहाँ गई? फर्स्ट में। सेकंड से कहाँ गई? फर्स्ट में, ठीक। अगर मैं मान लूं कि ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गॉट 1 mu 2 2 mu 1 v1 by v2 into v2 by v1, ठीक है बेटा। तो v1 से v1 कैंसिल, v2 से v2 कैंसिल, तो हमें मिला जो वो मिला 1 mu 2 into 2 mu 1 इक्वल टू 1,
तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 μ2 इक्वल टू 1 अपॉन μ21, ये लिख सकता हूँ। एंड दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। याद रखना है इसको, क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। अब आता है सर इसका यूज क्या है। अगर बात कीजिए इसकी यूज की, देखो मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी। मैं आपको बोलता हूँ कि एक लाइट रे है जो एयर से ग्लास में जा रही है, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। ध्यान सुनना, एक लाइट रे है जो एयर से ग्लास में जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। तो बताओ अगर वही लाइट रे ग्लास टू एयर जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो दिमाग घूम जाएगा, सर ये कैसा क्वेश्चन है, वेलोसिटी तो दे नहीं रखी। वेलोसिटी दे रखी, अगर वेलोसिटी था हम निकाल देते बड़े आराम से। ठीक है, अब सुनो, वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है कि एक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है उसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो दूसरे का आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका जो मुझे दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 2 दे रखा है, म्यू कितना है? 2। अब मुझे इसका म्यू फाइंड करना है। एयर टू ग्लास जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ग्लास टू एयर आएगा तो क्या होगा? मैं बोलूंगा सर इसका 1/2 होगा, यानी 0.5 होगा। तो मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना पड़ा, मुझे डायरेक्ट पता था इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल पता है। ठीक है, कि एक मीडियम का दे रखा है तो दूसरे मीडियम का निकालने के लिए उसको क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है बेटा, तो ये हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे आपके दो टॉपिक में, पहला हुआ वेलोसिटी की टर्म में, किसकी? वैक्यूम में क्या होता है, दूसरा हुआ दो मीडियम में क्या होता है, तीसरा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। in terms of wavelength, चलिए अगर सबसे पहले लेक्चर की बात की जाए, सबसे पहले लेक्चर की, तो मैंने एक छोटी सी आपको बात बताई थी, बिल्कुल छोटी सी। क्या बताया था कि भाई जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है या सेम मीडियम पे ट्रैवल करती है तो उसका सब कुछ चेंज होगा एक्सेप्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी। किस बताई थी? फर्स्ट क्लास में। ठीक है, उसी की बात करते हैं। पहले नोट करके लिखना कहीं पे, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज in case of refraction. In case of refraction, frequency does not change. ठीक है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी भाई। ठीक है, इतना बात है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब बात करेंगे 9th क्लास में, रिलेशन पढ़ा हमने, रिलेशन तीन चीजों में, किस पे? वेलोसिटी, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी। जहां पर दिस टर्म इज नोन एज वेलोसिटी, इसको बोलते थे वेवलेंथ और इसको बोलते थे फ्रीक्वेंसी। ये पढ़ा हुआ है 9th क्लास में साउंड चैप्टर में। ठीक है, तो इसी से बात करते हैं कि बोलता हूं एक लाइट रे है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ध्यान सुनना, एक लाइट रे है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, कुछ ऐसे ठीक है। मान लेते इस मीडियम में इसकी वेलोसिटी v1 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है। मान लेते इस मीडियम में इसकी वेवलेंथ λ1 है, इसकी λ2 है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी म्यू है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? म्यू रहेगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं आना, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, म्यू की, तो होता है वेलोसिटी, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट मीडियम से कहाँ जा रहा हूँ? सेकंड मीडियम में। वेलोसिटी इन मीडियम फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन मीडियम सेकंड। तो इसको लिखा जाएगा 1u2 इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाय v2। ठीक है, और इन तीनों में जो रिलेशन था वो था वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। याद है? अगर नहीं पढ़ा हुआ तो
अगर नहीं पढ़ा है तो रखना है वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए मैं इस v1 की जगह क्या लिखता हूँ, v1 की जगह लिखता हूँ लैम्डा 1 इनटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा 1 इनटू फ्रीक्वेंसी। चलिए मैं v1 के लिखूंगा लैम्डा 1 इनटू फ्रीक्वेंसी और v2 के लैम्डा 2 इनटू फ्रीक्वेंसी। ना फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल क्योंकि सेम है, तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या आया, वायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1v2 इक्वल टू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, और ऑलरेडी किस इक्वल था v1 बाय v2 के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी किस इक्वल था, तो शुरू में पढ़ा था sin i बाय sin r। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने सिंपल सी चीज पढ़ी कि बेटा सबसे पहले पढ़ा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देन हमने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, और लास्ट पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लॉ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्लास हम बात करेंगे लेंसेज की, कि लेंस कितने टाइप के होते हैं, लेंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, और उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुक्रिया, टेक केयर, खुदा हाफिज।